नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं बेहद जानलेवा साबित होती बीमारी ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। जैसा कि हमने देखा है पिछले कुछ सालों में ब्रेन स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़े हैं। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ ये बीमारी देखने को मिलती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कम उम्र के लोगों में भी ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में कार्यक्रम के जरिए आज हम जानेंगे कि आखिर ये बीमारी है क्या, क्यों ये बीमारी होती है और इससे बचाव के लिए हमें किस तरह की अपनी दिनचर्या अपनानी चाहिए। और इस विषय पर खास तौर पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान स्टूडियो में उपस्थित है। हमारे साथ एम्स ऋषिकेश के न्यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर नीरज कुमार जी इस वक्त स्टूडियो में उपस्थित है। चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सोनाली। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। सबसे पहले चाहेंगे डॉक्टर साहब, आसान भाषा में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर ब्रेन स्ट्रोक की ये बीमारी है क्या। जैसे कि नाम से समझ रहे हैं हम कि ब्रेन, जो कि ब्रेन का हिस्सा कोई अफेक्ट हुआ, और स्ट्रोक यानी आघात। तो जैसे कोई भी चीज़ आकस्मिक रूप से आई और ब्रेन को अफेक्ट किए, और यूजुअली ये होता है कई बार जो वैस्कुलर कॉजेज, यानी कि जो धमनियां हमारी रहती हैं ब्रेन से रिलेटेड, या ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं या जो वहाँ से ब्लड लेके आ रही हैं, उनमें कहीं पे कोई अफेक्शन हो जाए, उनमें कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट हो जाए और उसका सीधा सीधा असर ब्रेन पे पड़े, तो वो एक साधारण लफ्ज़ों में उसे ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है। अब ये ब्रेन स्ट्रोक जो है ये कई और शब्दों में लोग लोकल लैंग्वेजेस में इसको यूज़ करते हैं। जैसे लकवा बोलते हैं जो कॉमनली, या फिर कई लोग पक्षाघात बोलते हैं, कई बार लोग इसे पैरालिसिस नाम से बोलते हैं, और कई बार जो इंग्लिश वर्ड्स में आप सुनेंगे जो साइंटिफिक कई बार यूज़ होता है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो जैसे सेरेब्रम अगेन ब्रेन को बोला जाता है, वैस्कुलर यानी जो धमनियाँ हैं हमारी, और एक्सीडेंट मतलब कोई भी चीज़ जो आकस्मिक हुई। तो एक सिंपल शब्दों में ये एक अटैक है जो ब्रेन में हुआ है, ब्रेन के अंग, ब्रेन को अफेक्ट किया है, जो किसी धमनियों के अफेक्शन के कारण हुआ है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि क्या ब्रेन स्ट्रोक होता है और लोकली भी इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कितने प्रकार का ये ब्रेन स्ट्रोक होता है? और डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे, जब ब्रेन स्ट्रोक, जो टर्म आप इसको ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं, जब ये होता है तो बॉडी में किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, किस तरह का हरकत कहीं ना कहीं बॉडी करती है उस वक्त? तो आपका जो पहला सवाल है कि किस प्रकार, क्या कितने प्रकार का होता है, तो उसमें देखिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे शरीर का पंप हाउस है, जहाँ से ब्लड पंप होती है, वो है हृदय। हृदय से जो ब्लड है वो शरीर में हर तरफ जाता है, शरीर के सारे ऑर्गन्स में जाता है, और उसी में से एक है ब्रेन। तो हृदय से जब ब्लड ब्रेन की तरफ आता है तो यूजुअली दो पेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, या दो जोड़े होते हैं धमनियों के जो ऊपर लेके आते हैं। एक तो जो है वो आगे वाले हिस्से को सप्लाई करता है, जो एक बड़ा हिस्सा है ब्रेन का, अगला हिस्सा, जिसको हम लोग कैरोटिड के नाम से जानते हैं, कैरोटिड आर्टरीज के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो है पीछे की तरफ सप्लाई करता है, जिसे हम वर्टिब्रल आर्टरी बोलते हैं, जो ब्रेन के पिछले हिस्से और निचले हिस्से को सप्लाई करता है। तो वो सिस्टम जो है क्रिएट करते हैं, जो एक जाला बुनते हैं ब्रेन में इन धमनियों का, उसके थ्रू ब्रेन के सारे हिस्सों में ये ब्लड जाता है। तो और ये हार्ट से पंप होके ऊपर जाता है, और फिर ये जो ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिशन जब ब्रेन में चली जाती है इन ब्लड वेसल्स के द्वारा, तो वहाँ से फिर जो वेन्स हैं वो उसको ड्रेन करके वापस नीचे की ओर ले आते हैं, जहाँ पे एक सर्कल जो कंप्लीट हो जाती है इस सर्कुलेशन की। तो ये एक आमतौर पे काफ़ी संक्षिप्त में विवरण है कि कैसे हमारा ब्रेन और उसके सर्कुलेशंस काम करते हैं। तो अब इसके अलावा फिर जो आपका क्वेश्चन, जो प्रश्न था कि किस प्रकार, क्या क्या प्रकार के होते हैं, तो देखिए अब इसमें प्रकार को अगर हम नापें तो मेजर जो हमारे प्रकार होते हैं, एक तो अगर हम समझें कि अगर आर्टरीज आपके अफेक्ट हो गए, यानी जो साफ ब्लड लेके जा रहे हैं ऊपर, वो वाले अफेक्ट हो गए, तो उसको आर्टीरियल स्ट्रोक, जो कि एक सब मतलब लगभग काफ़ी कॉमन
स्ट्रोक है, और जो दूसरा वाला है जो वेनस स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, जो ब्लड को वापस लेके आते हैं ब्रेन से हार्ट में, तो वो वेनस स्ट्रोक होता है, जिसकी जो काफ़ी कॉमन नहीं है। तो हमारा जो मैक्सिमम जो केंद्रित होगा डिस्कशन वो एक आर्टीरियल स्ट्रोक पे रहेगा। अब आर्टीरियल स्ट्रोक जो होती है उसमें दो प्रकार के मेजर रहते हैं। एक होता है कि कहीं पे जो ब्लड फ्लो हो रही है धमनियों में, उसमें कहीं पे कुछ क्लॉट आ जाए, या क्लॉट आके वो ब्लड वेसल को ब्लॉक कर दे। तो जैसे ही ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है, तो जो उसको ब्लड सप्लाई करनी होती है, जो ब्लड उसको देना होता है ब्रेन के हिस्सों में, वो हिस्सा उस रक्त से मरहूम हो जाता है, और फिर वहाँ पे जो उनको न्यूट्रिशन, जो ऑक्सीजन पहुँचनी होती है, वो नहीं पहुँच पाती है। तो इसको हम लोग इश्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, या फिर इसको कई बार कॉमनली बोलते हैं खून का थक्का जम गया। तो थक्का जमने से ये इस तरह का एक लकवा होता है, या इस तरीके का एक ब्रेन स्ट्रोक होता है, जिसको हम साइंटिफिक शब्दों में इश्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। दूसरा होता है कई बार ब्लड जो फ्लो होता है, जो खून या रक्त की जो प्रवाह होती है इन धमनियों में, वो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे होती है। कई बार ऐसा होता है खास करके उन मरीजों में जिसमें प्रेशर बढ़ जाए, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो धमनियां हैं वो फट जाती हैं ऊपर ब्रेन के अंदर, और उससे रक्त का रिसाव हो जाता है, तो जिसको हम लोग हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो इश्केमिक स्ट्रोक जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है कि आपका जो क्लॉट है वो अंदर ही बना हो और ब्लॉक कर दिया हो, तो वो आपका एक थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, मतलब थ्रोम्बस बना और उसने ब्लड वेसल को अंदर बना और अंदर ही ब्लॉक कर दिया। दूसरा होता है आपका एम्बोलिक स्ट्रोक, जहाँ की थ्रोम्बस हो सकता है कहीं आपके हृदय में बना हो, या हृदय के आसपास के जो ब्लड वेसल्स हैं ब्रेन की तरफ जब जा रहे हैं, तो जो बड़े वेसल्स हैं उसमें बना हो, और वहाँ से वो टूटकर ब्रेन के धमनियों में जाकर बैठ गए हों, तो ये एम्बोलिक स्ट्रोक बोलते हैं। जो हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं, एक तो होता है कि आपका बनावट वेसल्स की लगभग सही थी, प्रेशर बढ़ा और नस फट गई और रिसाव हो गया, तो वो हो गया आपका एक हाइपरटेंसिव या इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, जो ब्रेन के अंदर ब्लीड हो गई। दूसरा कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, जो धमनियां होती हैं खून की, उनकी कई बार बनावट में कुछ कमी हो गई या कुछ उसमें गड़बड़ी आ गई, जिससे कि खास करके जहाँ पे ये धमनियाँ एक दूसरे 1 से 2 या 2 से 3 बन रही हो, या जहाँ पे ये टर्न ले रही हो, तो उस जगह पे कई बार कुछ छोटे छोटे गोले बन जाते हैं उनके दीवारों में, जिसको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं, और ये एन्यूरिज्म कई बार बर्स्ट कर जाते हैं और वो हेमरेज पैदा करते हैं, और वो रक्त रिसाव करते हैं, जिसको हम लोग सब अरेक्नॉइड हेमरेज के नाम से जानते हैं। तो अब ये सारे प्रकार हो गए जो ब्रेन स्ट्रोक में हो सकते हैं। इसमें से ज़्यादा जो मैक्सिमम प्रकार है वो आपका इश्केमिक स्ट्रोक का है। मान के चलें लगभग 85% जो स्ट्रोक होते हैं वो इश्केमिक स्ट्रोक होते हैं, और 10 से 15% जो स्ट्रोक होते हैं वो हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं, रक्त रिसाव के कारण जो होता है। ये आपका हो गया जो एक प्रकार क्या क्या होते हैं। डॉक्टर साहब, प्रकार आपने बताए, और आप जानना चाहेंगे किस तरह से एक जो ब्रेन स्ट्रोक होता है वो हमारे शरीर को प्रभावित करता है, या कौन कौन से अंग या लिम्ब जो होते हैं उनको डैमेज कर सकता है? ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि ये हमें मदद करेगा हमें, और एक आम आदमी को मदद करेगा ये समझने के लिए कि ये स्ट्रोक है या नहीं है, या है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह ली जाए। तो इसमें जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ब्रेन का जो अगला हिस्सा रहता है वो यूजुअली कैरोटिड आर्टरीज सप्लाई करती हैं, जो पिछला और निचला हिस्सा रहता है वो एक दूसरी सेट ऑफ आर्टरीज या धमनियाँ जाती हैं जो सप्लाई करती है। तो अब डिपेंड करता है कि किस एरिया में आपका ब्लॉकेज हुआ हो, या तो क्लॉट से या रक्त का रिसाव हुआ हो। अगर ब्रेन के मैक्सिमम जो स्ट्रोक होते हैं वो यूजुअली अगले हिस्से में होते हैं ब्रेन के, तो उसमें क्या होता है कि आपको कई बार किन्हीं को अगर स्ट्रोक हो गया तो आपको ये देखने को मिलेगा कि लकवा, जिसको हम कॉमनली यूज करते हैं, कि हाथ या पाँव वो नहीं हिला पा रहे हैं, अचानक से बिल्कुल ठीक चल रहे थे और अचानक से वो हाथ पाँव नहीं हिला पा रहे हैं।
दूसरा, कई बार ऐसा हो जाता है कि आप उनको सब बिल्कुल ठीक था, उनकी आवाज़ जो है वो लड़खड़ा गई है। कई बार ऐसा होता है कि चेहरा अचानक से टेढ़ा हो गया हो। कई बार ये हो जाती है कि बिल्कुल ठीक थे और अचानक से उनकी बैलेंस जो है वो खराब होने लग गई हो। और बैलेंस वाली जो स्थिति आती है यूजली, जो जिसको कई बार डिजीनेस बोलते हैं हम लोग, या कई बार हम चक्कर बोलते हैं, अचानक से चक्कर आने लग गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये यूजली जो ब्रेन का पिछला हिस्सा या निचला हिस्सा जो है, निचले हिस्से में, या ब्रेन स्टेम जिसे हम बोलते हैं, और जिसको हम लोग पोस्टीरियर सर्कुलेशन बोलते हैं। जैसे हमने बोला अगला हिस्सा जो है एंटीरियर सर्कुलेशन, तो जो पिछला हिस्सा जिसे पोस्टीरियर सर्कुलेशन बोलते हैं, उसमें कहीं पे अगर ये स्ट्रोक की इवेंट हुई तो उसमें इस तरह के लक्षण अचानक से आ सकते हैं। और तो इसी को हम लोग ने एक कॉमन, अगर हम समझें एक निमोनिक के फॉर्म में या एक जुमले के फॉर्म में, तो इसको बी फास्ट बोलते हैं, BE और FAST। सो बी से बैलेंस, ई से आपका हो गया आईज मतलब कई बार अचानक से ऐसा लगा कि मरीज सब ठीक है और उन्हें दिखने में कमी आ गई, एक आंख की रोशनी चली गई, या आंखों से अचानक से डबल डबल दिखने लगा, तो ये हो गया BE। F से आपका हो गया फेस, कई बार चेहरे में अचानक से आपको कुछ लकवा पड़ गया हो, साथ में आवाज में कुछ खराबी आ गई हो। ए से हो गया आपका आर्म, यानी हाथ या पाँव में कहीं पे कुछ आपकी अचानक से लकवे की स्थिति पैदा हो गई हो। एस से हो गई आपकी स्पीच, यानी कि आप बोलने की जो शैली है वो अचानक से बोली जो है लड़खड़ा गई हो किन्हीं की। और टी जो यूज करते हैं हम लोग समय के लिए, टी फॉर टाइम, क्योंकि इसमें समय का बहुत बड़ा महत्व है, और समय रहते अगर मरीज अस्पताल पहुंच गए तो काफी चांसेस हैं कि वो बिल्कुल सही हो जाए, काफी हद तक वो वापस अपनी जीवन शैली को हासिल कर लें जो लकवे के पहले था उन्हें। डॉक्टर साहब, टाइम की आपने बात करी, समय की आपने बात करी, कितनी जल्दी एक ब्रेन स्ट्रोक के मरीज को अस्पताल पहुंचना चाहिए? और शुरुआत में जैसे घर में अगर कोई हो और किसी परिजन को ब्रेन स्ट्रोक आया हो, तो कैसे जो साथ में है व्यक्ति वो कैसे पहचाने कि ये वाकई ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हैं और फौरी तौर पर अस्पताल का रुख करना चाहिए? तो शुरुआती पल कितने अहम, और लक्षण क्या हैं जो पहचान कर हम समझ सकें कि ये ब्रेन स्ट्रोक है? क्योंकि कई बार ये कन्फ्यूजन भी रहता है, कहीं ये मिर्गी का दौरा तो नहीं है या कोई और अनकॉन्शियस किसी और वजह से हो रहा है, तो थोड़ा डिफरेंशिएट आप बताइए। तो इसमें सोनाली जी ये देखिए, अभी जो हम लोग ने पिछले सवाल में मैंने जो डिस्कशन की, जो हम लोग ने बातचीत की, तो वो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, जिसमें कि बी फास्ट जो हमने एक अभी डिस्कशन की, बैलेंस, आपकी आईज, आपका फेशियल, कुछ चेहरे का टेढ़ापन अचानक से, हाथ या पाँव का अचानक से कमज़ोर हो जाना, आवाज़ का अचानक से लड़खड़ा जाना, ये चीज़ मेन है जो आपको एक लकवे का लक्षण रहता है। कई बार हो सकता है कि लकवा एक मिर्गी के रूप में भी आए, तो ये भी चीज़ें हो सकती है कि कई बार कोई एम्बोलस हो या कोई टुकड़ा हो जो जाके ब्रेन के किसी छोटी धमनी में फैले और वहाँ जाकर वो एक, जिसको हम लोग सीजर या मिर्गी बोलते हैं, तो वो चीज़ें भी आ सकती हैं कई बार। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज़ हो, चाहे बैलेंस हो, आंखों की चीज़, आंखों से दिखने में कमज़ोरी हो, चेहरे का टेढ़ापन हो, या हाथ पाँव में अचानक से कमज़ोरी आ जाए, या फिर आवाज़ लड़खड़ाने लगे, इन चीज़ों को तुरंत पहचान के, और हमें कोशिश करना है कि हमें तुरंत से तुरंत, जितनी जल्दी हो, हमें डॉक्टरी सलाह के लिए अस्पताल पहुंचना है। क्योंकि समय का जो आपने सवाल किया वो बहुत अहम सवाल है, समय का बहुत बड़ा महत्व है। अगर देखा जाए तो जैसे हमारे ब्रेन के जो मेजर हिस्सा है, जिसे हम लोग फोर ब्रेन बोलते हैं, तो उसमें 22 खरब न्यूरॉन्स हैं, मतलब 22 बिलियन न्यूरॉन्स एक अनुमान के तौर पर पाए जाते हैं। हम अगर 1 सेकेंड की देरी होती है, 1 सेकेंड तक अगर लकवा रहता है, तो मान के चलिए कि 32,000 न्यूरॉन्स प्रति सेकेंड हम खोते जा रहे हैं। और यही चीज आप 1 मिनट में अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये 19 से 20 लाख न्यूरॉन्स 1 मिनट में खो देंगे, और तकरीबन 1 घंटे में ये मान के चलें कि आपका 10 से 12 करोड़ न्यूरॉन्स आपके खत्म हो जाएंगे। तो जिनको भी ये अटैक पड़ता है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनके रिश्तेदारों के लिए या जो उनके केयर गिवर्स हैं, कि वो तुरंत डॉक्टरी सलाह के लिए अस्पताल जाएं।
क्योंकि 1 घंटे में, अगर ये अनुमान लगाया गया है कि 1 घंटे में जब हम 12 करोड़ के आसपास न्यूरॉन्स खोते हैं, तब लगभग हमारी ब्रेन की उम्र जो है वो 3.6 साल बढ़ जाती है। और बढ़ जाती मतलब 6 साल और ऐड हो जाता है। जैसे अगर किसी 60 वर्ष के व्यक्ति को ये लकवा पड़ा, तो 1 घंटे तक अगर वो लकवा रह गया है, तो मान के चलो इनकी ब्रेन की उम्र उसी 1 घंटे में वो 63.6 वर्ष हो जाएगी। और आम तौर पे लकवा जो रहता है यूजुअली इवॉल्व करता है 6 से 12-15 घंटों में, तो 10 घंटे का एक एवरेज रहता है। तो एक लकवा कई बार ऐसा होता है कि ब्रेन को लगभग 30 से 35 साल पीछे छोड़ सकता है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि लकवा पड़ता है या इस तरह का ब्रेन स्ट्रोक होता है, तो हमें इमीडिएटली जल्दी से जल्दी डॉक्टरों की सलाह के लिए अस्पताल जाना चाहिए। क्योंकि अब जैसे जैसे एडवांसेस आ रहे हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं, जो कि आपके मरीज़ को लगभग से लगभग बिल्कुल लकवे के पहले की जीवन शैली पे पहुंचा सकती है। यानी कि टाइम एक बहुत मेजर फैक्टर है कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, और जितनी जल्दी पहुंचेंगे आप अपने उतनी जीवन के उतने जो बहुमूल्य वर्ष हैं वो बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अस्पताल जब पेशेंट पहुंचता है तो वहां पर किस तरह की जांच शुरुआत में की जाती है जिससे कहीं ना कहीं डायग्नोज हो जाता है कि वाकई ब्रेन स्ट्रोक है? देखिए, आपने जो बोला समय की, जो हमने पिछले सवाल में जिक्र किया था, तो इसको हम बोलते हैं टाइम इज ब्रेन। तो एक सेंटेंस यूज किया जाता है कि समय ही ब्रेन है। तो जैसे ही अस्पताल में मरीज आता है हमारे पास, तो हमारी जो स्ट्रोक टीम है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और इमीडिएटली पेशेंट को अटेंड करके उनका एक सीटी स्कैन या एमआरआई जो भी विद इन मिनट्स हो जाता है, जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि स्ट्रोक है, किस प्रकार का स्ट्रोक है। क्योंकि जो हमारा मेजर स्ट्रोक है, जो कि एक इश्केमिक स्ट्रोक हमने पिछले सवालों में डिस्कस किया था, जो इश्केमिक स्ट्रोक होता है जिसमें कि एक थक्का जमा रहता है वेसल्स के अंदर, उसको गलाने की दवा रहती है हमारे पास, जिसको हम क्लॉट बस्टर एक आम तौर पे बोलते हैं। और ये दवा शुरू के 4.5 घंटे में, लकवा पड़ने या स्ट्रोक पड़ने से अगर 4.5 घंटे के अंदर मरीज हमारे पास आ जाते हैं और उन्हें हमने सीटी स्कैन या एमआरआई करके देख लिया कि इन्हें इश्केमिक स्ट्रोक है या थक्का जमने वाला स्ट्रोक है, ना कि रक्त रिसाव, ना कि हेमरेजिक स्ट्रोक है, तो उसमें ये यूज़ नहीं किया जाता है। तो इश्केमिक स्ट्रोक में हम ये दो मेजर दवाइयाँ जो हमारे यहाँ यूज़ होती हैं, एल्टीप्लेज और टेनेक्टिप्लेज नाम से, बट इसको साधारण शब्दों में समझें तो क्लॉट बस्टर, तो ये हम दे देते हैं इंट्रावेनस, जो वेनस लाइन से। और इसमें हमने देखा है मरीजों को कि वो घंटे भर में वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कितने समय पे अस्पताल पहुंचे। अगर आप 4.5 घंटे 5 घंटे के बाद आ रहे हैं, तब ये जो एक स्टेज होती है हमारी, जो थ्रोम्बोलिसिस जिसे हम बोलते हैं, जो क्लॉट बस्टिंग वाली दवा दे सकते हैं, वो स्टेज इंट्रावेनस वाली जो स्टेज होती है वो निकल जाती है। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन रह जाते हैं, वो ऑप्शन कई बार रहते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास उपलब्ध हैं। तो वो ऑप्शन हमारे पास रह जाते हैं, तो वो करके फिर हम मरीज को बेहतर कर सकते हैं। तो ये पहले 24 घंटे तक भी ये चीज़ें की जा सकती है। ये कई जगहों पे बड़े अस्पतालों में ये रहती हैं सुविधाएं। उसके बाद आप मरीज को अटेंड करने के बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट पक्ष होता है, जो प्राइमरी स्ट्रोक को हमने ट्रीटमेंट बताई कि और क्या क्या है उनके पास। जैसे कई बार इन मरीजों की ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहती है, तो ज़रूरी होता है कि उनकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए। कई बार इनकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई रहती है, तो ज़रूरी है कि उनकी ब्लड शुगर पे ध्यान दिया जाए। कई बार इनके हार्ट के कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, कुछ कार्डियक इश्यूज रहते हैं, तो उस समय देखा जाए कि हार्ट में क्या स्थिति है, हार्ट फेलियर की तरफ तो नहीं जा रहा है, उन चीज़ों को देखा जाए। और इसके अलावा कुछ और अगर लकवे के साथ साथ कई बार, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि मिर्गी के दौरे अगर पड़े हैं, तो कई बार उसके लिए भी हमें इलाज की ज़रूरत है। इसके अलावा फिर मरीज़ का जो बाकी के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो उनकी मेटाबॉलिक पैरामीटर्स हैं,
तो उन सब चीज़ों को ध्यान देके मैनेज किया जाता है। तो ये हमारी प्राइमरी जो मैनेजमेंट रहती है, जो पहले कुछ घंटों में अगर मरीज आ जाए हमारे पास, तो इन चीज़ों को हम लोग अमल में लाते हैं अस्पताल में। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, उम्र की बात करें तो उम्र का इससे कितना कनेक्शन है? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जब उम्र बढ़ती है तो बीमारियां ज़्यादा बढ़ती हैं, लेकिन कई बार ब्रेन स्ट्रोक के मामले अब कम उम्र में भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसका क्या कारण है और ख़ासतौर पर उम्र का क्या कनेक्शन है इस बीमारी के साथ? तो ये देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अब मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से कारणों में जाना चाहूँगा कि क्यों होता है ब्रेन स्ट्रोक। तो इसमें दो तरह के फैक्टर्स हम डिवाइड करते हैं। एक होता है नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर, जो हमारे बस में नहीं है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो फैक्टर्स हैं उसमें एक आ जाता है आपका उम्र। तो उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो खास करके आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि कई बार 60, 65, 70 के आसपास या उसके ऊपर की उम्र में ये ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। कम उम्र में भी हो सकता है, बट उसके कुछ अलग कारण होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो एक हो गया उम्र। दूसरा आपका जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स के बाद मॉडिफाइबल जो फैक्टर्स होते हैं, उसमें आता है जो मेजर आपका रोल प्ले करते हैं, वो हैं आपके मेटाबॉलिक फैक्टर्स कुछ, और कुछ बिहेवियरल फैक्टर्स। तो मेटाबॉलिक फैक्टर्स जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म के साथ लिंक रहते हैं। तो मेटाबॉलिक फैक्टर्स में आपके जैसे हो जाते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ी हुई है, जैसे हाइपरटेंशन, जिसको हम शब्दों में बोलते हैं, साइंटिफिक शब्दों में हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ब्लड शुगर का बढ़ना जैसे डायबिटीज़ में होता है, फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, इसके साथ साथ मोटापा, जिसको एक हमारे पास इंडेक्स होता है जिसे हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। तो हाई बीएमआई अगर है या मोटापा है तो वो एक हो गया। और कई बार कुछ किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं तो उससे भी असर पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आती हैं, जो कि एक मेटाबॉलिक बास्केट में आती हैं। दूसरा होता है एक बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स, जो भी मॉडिफाई कर सकते हैं हम। जैसे उसमें हमारा हो गया कि लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें। तो जैसे कि हम क्या क्या खा रहे हैं, खाने में हम क्या ध्यान दे रहे हैं। तो खाने में हमें ज़रूरी है कि हम खान पान में ज़्यादा से ज़्यादा हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें खाएं। दूसरा होता है कि फूड का जहाँ तक जिक्र है, कहीं भी जो फास्ट फूड है, ये चीज़ें हमेशा अफेक्ट करती हैं। ये चीज़ें हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाएंगी। तो इन चीज़ों से भी थ्रोम्बस होने का या क्लॉट्स बनने की चांसेस बढ़ जाती हैं। इसके अलावा फिर अगली जो बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स में है वो है वो कुछ चीज़ें हैं जो जैसे ड्रग अब्यूज़, जैसे स्मोकिंग या ड्रग्स। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी स्ट्रोक को प्रिडिस्पोज करती हैं। तो ये जो मेजर जो रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे पास, ये मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमें स्ट्रोक के लिए ज़रूरी है पहचानना और इन्हें टैकल करना। अब इसमें एक नया जो फैक्टर जुड़ता जा रहा है वो आपका है एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स, और उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारा एयर पॉल्यूशन, जो कि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि दिल्ली में पार्टिकुलेट मैटर्स बढ़ गए या हमारे यहाँ बढ़ गए। तो ये चीज़ भी धीरे धीरे करके जो प्रोबेबली किसी एक इंडिविजुअल के या एक आदमी के हाथ में नहीं है, बट एक हमें आमतौर पे एक सोसाइटी के नाते कोशिश करनी चाहिए कि इसको हम कम करें, क्योंकि इसका भी स्ट्रोक से काफ़ी बड़ा नाता दिखता जा रहा है धीरे धीरे करके। तो ये हमारे मेजर रिस्क फैक्टर्स ये हो गए। अब आपका जो एक सवाल था कि क्या यंग लोगों में हो सकता है क्या, तो बिल्कुल यंग लोगों में ये हो सकता है, और उनके कुछ रिस्क फैक्टर्स जो रहते हैं वो थोड़े अलग हो सकते हैं। तो उसमें आपको जैसा मैं बताना चाहूँगा कि खास करके उन लोगों में जो यंग हैं उनमें कई बार कुछ कार्डियक इलनेसेस रहती हैं, हार्ट की बीमारियाँ रहती हैं। तो कुछ वैल्वुलर या हार्ट के वेल्व्स जो होते हैं उसमें कुछ डिफेक्ट हो, तो उन केसेस में हार्ट के अंदर क्लॉट बनने के चांसेस रहते हैं, जो कि क्लॉट डिसलॉज होके वहाँ से निकल के ब्रेन की धमनियों में जाएं और वहाँ पे वो
वहाँ की वेसल्स को, वहाँ की धमनियों को ब्लॉक करके एक ब्रेन स्ट्रोक पैदा करे। कई बार यंग पेशेंट्स में आपको कुछ जेनेटिक कारणों से, जहाँ की ब्लड जो है, ब्लड की जो घटक है वो ऑलरेडी थोड़ी सी चिपचिपी ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें उस कारणों से भी लकवा हो सकता है। इनफैक्ट अगर हम बताना चाहेंगे तो जैसे ब्लड हमारा धमनियों में फ्लो कर रहा होता है, तो उसमें मेजर जो 3 कारण होते हैं, अगर हम आसानी रूप से समझें तो, कि या तो ब्लड की जो धमनियाँ हैं उनके बनावट में कहीं पे कुछ गड़बड़ी है, या उनकी जो सतह है उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी हुई जिससे कि ये क्लॉट बने और लकवा पैदा करे या ब्रेन स्ट्रोक पैदा करे, या तो जो धमनियाँ हैं वो, उसमें जो ब्लड का प्रवाह है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो गया हो, जिससे कि जो एक स्टैसिस की सिचुएशन आ गई हो, जहाँ की ब्लड को क्लॉट होने में ज़्यादा आसानी मिले, तो वो एक वहाँ पे एक क्लॉट हो सकता है। तीसरा कई बार होता है कि जो ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो ऐसे हो गए हों जो चिपचिपे होने के चांसेस ज़्यादा बन गए हों, जो कि कई बार जेनेटिक कारणों से या हेमाटोलॉजिकल कारणों से होता है, और जो कि काफ़ी कॉमन है कई बार यंग स्ट्रोक पैदा करने के लिए, तो खास करके जो 40 से कम उम्र के लोग हैं उसमें। इसमें एक और मैं छोटा सा ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जैसे खास करके यंग लोगों में, यंग फीमेल्स में कई बार जो हम वीनस थ्रोम्बोसिस देखते हैं, कई बार जिसको हम लोग साइंटिफिक टर्म में यूज़ करते हैं सेरेब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, जो कि एक तरह का लकवा होता है, और उसमें जो वेन्स होते हैं, जैसे अब तक हम जो मैक्सिमम हमारी बातचीत हो रही हो आर्टीरियल स्ट्रोक पे हो रही है, ये एक वेनस स्ट्रोक है जो कि कई बार प्रेगनेंसी या पोस्टपार्टम, जैसे बच्चा पैदा होने के बाद की जो स्टेज आती है, पहले 5-6 हफ्ते उसमें, या कुछ महिलाएं जो गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं, उसमें कई बार ब्लड की जो जमने की स्थिति है वो चांसेस बढ़ जाती है। तो उसमें एक ब्रेन के अंदर जो वेनस सिस्टम रहता है उसमें क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो एक स्थिति पैदा हो सकती है जो कि एक आमतौर पे आर्टीरियल स्ट्रोक या आर्टीरियल लकवे की तरह मैनिफेस्ट कर सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप एम्स ऋषिकेश से आते हैं, हम जानना चाहेंगे वहाँ पर ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों के लिए किस तरह की सुविधाएं फिलहाल उपलब्ध हैं? हमारे यहाँ मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ हमारे डायरेक्टर साहब प्रोफेसर रविकांत सर का, चूँकि इनफैक्ट जो विभाग हमारा बना है वो सर के आने के बाद से ही विभाग शुरू हुआ हम लोग का, और उनसे हमें सभी मदद मिलती है कि हम बेस्ट से बेस्ट केयर दे पाएँ एक ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट को। हमारे पास जो क्लॉट बस्टर ड्रग है वो हमेशा अवेलेबल रहती है, और जो थोड़ी महंगी दवाइयाँ रहती है, बट वो हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मरीज़ों को हम लोग मुहैया करवा पाते हैं। दूसरा, हमारे पास एक स्ट्रोक आईसीयू है, जो स्ट्रोक यूनिट है, स्ट्रोक आईसीयू हमारी अपनी आईसीयू है, जहाँ पे हम स्ट्रोक मरीज़ों को सब बेस्ट से बेस्ट केयर दे पाएँ। और इसके अलावा अब हमारे पास जैसा कि मैंने बताया न्यूरो इंटरवेंशन टीम भी आ गई है, जो कि अगर मान लीजिए मरीज़ 4.5 घंटे के बाद भी आते हैं और अगर लगता है कि इन्हें मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, यानी कि उसमें ब्लड वेसल्स या धमनियों के अंदर जाकर क्लॉट को निकालने की ज़रूरत पड़े और उससे मरीज़ बेहतर हो पाए, तो वो वाली प्रोसीजर भी हम लोग के पास अब उपलब्ध हो गई है। तो इनफैक्ट हमारे पास जो एक स्ट्रोक केयर के लिए जो भी बेस्ट सेंटर्स हैं इंडिया में, उस जहाँ जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं वो हमारे पास आज के समय में उपलब्ध हैं, और उसके लिए काफ़ी हद तक जो श्रेय है हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर रविकांत सर को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, चलते चलते आपसे थोड़े सुझाव लेना चाहेंगे, ब्रेन स्ट्रोक तक की नौबत ना आए, हम हमेशा स्वस्थ रहें, ऐसे में इंसान को किस तरह की दिनचर्या अपनानी चाहिए? देखिए, इसमें जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि क्या क्या कारण है, तो अब हम उन्हीं कारणों से अगर एक्स्ट्रापोलेट कर लें या निकाल लें चीज़ों को, तो हम समझ जाएंगे हमें क्या क्या सुझाव लेना है। तो जैसे खास करके हमारा जो लाइफस्टाइल, जो दिनचर्या आपने बोली, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए फूड हैबिट्स। तो फूड हैबिट्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें फल सब्जियां खाना,
ताज़े फल, ताज़े सब्जियां, हाई फाइबर डाइट्स, इन तरह की चीज़ों को खाना। हम जो फैट डाइट्स है उसको हम कम से कम रखें, और एनिमल प्रोटीन्स को भी कुछ हद तक कम से कम रखें। तो ये एक फूड हैबिट्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में एडिक्वेट हाइड्रेशन, पानी हम बिल्कुल समय पे अच्छी मात्रा में पानी भी पीते रहें। तो ये एक हो गया हमारा फूड न्यूट्रिशन हाइड्रेशन वाली बात। दूसरा आ जाता है हमारी एक्टिविटी। तो एक्टिविटी, हमें एक्टिव रहना चाहिए। तो एक्टिव रहने का मतलब है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर सप्ताह के हर रोज नहीं तो कम से कम 5 से 6 दिन हम घंटे भर अपने शरीर का कुछ व्यायाम करें, टहलें। और टहलने वाला व्यायाम हो, चाहे जिसमें आपकी ऊर्जा कुछ खपत हो, तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एक्टिविटी। तो हम इनएक्टिव रहना एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, एक बड़ा रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए। तीसरी चीज़ आ जाती है कि हमें दूर रहनी चाहिए कुछ चीज़ों से, जैसे स्मोकिंग हो गई, आप कुछ अल्कोहल हो गया, कुछ और स्ट्रेस हो गई, या कोई और भी जो ड्रग है, जो ड्रग अब्यूज़ वाली चीज़ें हैं, उससे हमें दूर रहनी चाहिए। और चौथा हो जाता है कि हमें केयर लेनी चाहिए किन किन चीज़ों की। तो उसमें से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि खास करके अगर हमारे पास फैमिली में ऑलरेडी हिस्ट्री है कि हाइपरटेंशन की, डायबिटीज़ की, स्ट्रोक की, तो हमारे लिए वो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, खास करके 40-45 की उम्र के बाद, कि हम एक रेगुलर चेकअप करें। और अगर हमें डिटेक्ट होता है कि हम हाइपरटेंसिव हैं या हम डायबिटिक हैं, तो हम उसका पूरा का पूरा ख्याल लें। उसके अलावा और भी कुछ अगर हमें इलनेसेस हैं, जैसे कार्डियक रिलेटेड इलनेसेस हैं, वो भी स्ट्रोक को प्रिडिस्पोज करती हैं, वो भी लकवा पैदा करने का एक रिस्क फैक्टर है। तो हमें उन चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए। और उससे एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है, मैं बताना चाहूँगा कि कई बार एक बार अगर स्ट्रोक आ जाता है मरीज़ को, तो वो मरीज़ वापस से चांसेस लगभग 25% चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो दोबारा फिर स्ट्रोक होने। तो ऐसे मरीज़ जिनको ऑलरेडी स्ट्रोक हो रखा है, वो उनके घर वाले उनकी पूरे ध्यान दें, उनकी दवाइयाँ बिल्कुल समय समय पे चलें, और उनका जो फिजियोथेरेपी वाली चीज़ें हैं वो बिल्कुल करते रहें। तो इसको हम याद रख सकते हैं। अगेन मैं वही FAST, तो F से आपकी फूड हैबिट्स हो गई, A से आपकी एक्टिविटी, आपने एक्टिव रहना है, S से स्टे अवे फ्रॉम, आप चाहे स्मोकिंग हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे स्ट्रेस हो, इन चीज़ों से आप दूर रहें। एंड T से यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर इलनेस एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे कार्डियक रिलेटेड इलनेसेस हो, या फिर अगर आपको पहले स्ट्रोक हुआ है, आपके घर वालों में से किसी को हुआ है, तो आप उनका पूरा ख्याल रखें। उनकी जो दवाइयाँ हैं, खास करके इस्केमिक स्ट्रोक के लिए हम देते हैं, जैसे ब्लड पतला करने की जो दवाई होती है, जिसे इकोस्प्रिन नाम से कॉमनली जाना जाता है, तो उसको आप बंद ना करें बिना किसी डॉक्टरी सलाह के। तो इन चीज़ों को अगर ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक स्ट्रोक से या लकवे से बचाव किया जा सकता है। क्योंकि अभी जो नया रिसर्च में जो आया है, ऑलमोस्ट आपकी 60 to 70% एक हम पैमाना यूज करते हैं, इसको DALY बोलते हैं, डैलीज, डिजीज और डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। तो स्ट्रोक के कारण जो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, या जो साल हमारे जिंदगी के अहम साल हम खो देते हैं, वो लगभग 60 से 70% उसका हिस्सा हम बचा सकते हैं इन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को अगर हम ध्यान रखें तो इसलिए ये बहुत अहम है। तो लगभग 2/3 जो हमारा एक बर्डन है स्ट्रोक का, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक फैमिली लेवल पे, एक सोसाइटी लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे, ये हम सिर्फ इन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को अगर ध्यान दें, उसको अगर हम मैनेज करके रखें, तो ये चीज़ हम हासिल कर सकते हैं, इस चीज़ को हम दूर कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद सोनाली जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर नीरज कुमार जी, जिन्होंने बताया कि आखिर ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है, और बेहद अहम सुझाव भी आज उन्होंने हमारे साथ साझा किए। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।